दरवाज़ा धड़ाक से खुल गया और खटाखट 2-4 फौजी सीढ़ियाँ उतर कर तहखाने में आ गए। उन्होंने बत्ती जला दी। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया और चींटी की तरह सांस लेने लगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे डर था कि कहीं मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ फौजियों तक न पहुंच जाए। फौजियों के कदम कब्र के चारों तरफ घूम रहे थे। इतने में पादरी ने नरम आवाज़ में कहा, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सिवाय हमारे मरहूम पादरी साहब के ताबूत के और कुछ नहीं है। फौजी की करख्ता आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई, फादर हम देख रहे हैं, तुम खामोश रहो। फिर फौजियों के कदम की आवाज़ सीढ़ियों पर से होती हुई ऊपर चली गई। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। मैंने घुटनों में से अपना सर ऊपर उठा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया। एक बहुत बड़ी बला टल गई थी। ख्वाब वक्ती तौर पर ही सही, पादरी की इंसान दोस्ती की इस नायाब मिसाल ने मुझे इनका गर्विदा बना लिया था। मैं हैरान था कि एक नेक दिल पादरी ने सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मुझे पनाह दे दी थी। हालांकि इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ और फौज मेरे पीछे क्यों लगी हुई। और फिर जब उन्हें ये मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान का जासूस हूँ, तब भी उन्होंने सिर्फ मेरी जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलकर मुझे गोलियों का निशाना बनने से बचा लिया। मेरा दिल पादरी के लिए मोहब्बत और अकीदत के जज्बात से लबरेज हो गया। फिर मैंने जीप स्टार्ट होकर गिरजे के अहाते से दूर चले जाने की आवाज़ सुनी। मरहटा रेजिमेंट के फौजी चले गए थे। मैं अपनी जगह पर इसी तरह सिमटा बैठा था। फिर मुझे तहखाने का दरवाज़ा खुलने और सीढ़ियों पर किसी के पुरसुकून कदमों की चाप सुनाई दी। ये पादरी ही हो सकते थे। किसी ने कब्र के पहलू का तख्ता एक तरफ हटा दिया। बाहर आ जाओ मेरे बेटे, वो चले गए। पादरी की आवाज़ में वही शफकत और मोहब्बत थी। मुझे ये मोहब्बत कायनात के सितारों से लेकर धरती के पाताल के ज़र्रों तक फैलती महसूस हुई। वो मुझे अपने साथ ऊपर अपनी कोठरी में ले गए। मैं अभी तक फैसला नहीं कर सका था कि उन्हें अपनी वजाहत में क्या बयान दूं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार करूं। जाहिर है मैं उन्हें अपनी असलियत से आगाह नहीं कर सकता था। जब मैंने उन्हें ये बताना चाहा कि मैं इंडियन फ़ौज का भगवाड़ा हूँ, तो उन्होंने अपनी पुरसुकून आंखें उठाकर मुझे देखा और प्यार से कहा, मेरे बेटे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पनाह मांगी थी और यहाँ जो भी आता है वो यीशु मसीह की पनाह में आ जाता है। तुम यहाँ सुकून से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। नेक दिल पादरी ने नीम गर्म पानी से खुद मेरा मुँह हाथ धुलाया। मुझे कॉफ़ी के साथ खाने को एक अंडा और टोस्ट दिए। और इनके इस इंसानियत अफरोज़ सलूक के बावजूद मेरे दिल में अभी तक इनकी जानिब से हल्का सा खौफ मौजूद था कि कहीं वो मुझे इंडियन फ़ौज के हवाले न कर दे। हालांकि अगर उन्हें ऐसा करना होता तो मरहटा रेजिमेंट के सिपाही गिरजे से खाली हाथ न जाते। लेकिन इश्क अस्तो हज़ार बदगुमानी वाला मामला था। मैंने एक बार फिर वजाहत करने की कोशिश की तो पादरी साहब ने मुस्कुराया। काफ़ी का प्याला इनके हाथ में था और वो आरामदेह कुर्सी पर नीम दराज मुझे तक रहे थे। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। मुझे ये भी मालूम है कि तुम कोई बहुत बड़ा जुर्म करके फ़ौज से भागे हो। लेकिन तुम जिस फ़िज़ा में इस वक्त मौजूद हो, वहाँ सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं पादरी की फरासत या इनकी वजदान पर दंग रह गया। दिल ही दिल में इस ख्याल पर मुतमईन हुआ कि उन्हें मेरे पाकिस्तानी जासूस होने का इल्म नहीं हुआ था, या कम अज़ कम मैं यही समझ रहा था। अगरचे मुझे यकीन था कि पादरी को मेरे जासूस होने का इल्म हो भी जाता तो वो मुझे पुलिस या फ़ौज के हवाले न करते। फिर भी मैं अपने राज को अपने तक महदूद ही रखना चाहता था। मैंने इनके हुस्न सलूक का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, फादर, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने मज़हब के बारे में, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे मुसलमान होने के बावजूद भी मेरे साथ इस कदर मोहब्बत का सलूक करेंगे। असल बात यह है कि रेजिमेंट में मेरा अपने एक साथी के साथ झगड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि मैंने इस पर गोली चला दी और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पादरी बड़ी ही पाकीज़ा चमकीली आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो कॉफ़ी का एक हल्का सा घूंट ले लेते थे। मेरा वजाहती बयान सुनने के बाद उन्होंने कप तबाही पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, अब तुम क्या चाहते हो? जब तक तुम इस चर्च के अंदर हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। बाहर की फ़िज़ा में हो सकता है तुम मुझे बेबस पाओ। मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मैं फ़ौजी छावनी के बहुत ही करीब था और किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। मैंने उन्हें बताया कि मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरी एक बहन रहती है। मैं इसकी मदद से राजस्थान की तरफ निकल जाऊँगा। लेकिन फादर, मैं फ़ौजी वर्दी में यहाँ से नहीं निकल सकता। इस तरह बड़ी आसानी से पकड़ लिया जाऊँगा। क्या आप मुझे फालतू कपड़े दे सकते हैं ताकि मैं भेस बदल कर निकल जाऊँ? पादरी कहने लगा, तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे। क्या तुम अभी यहाँ से जाना चाहते हो? नहीं फादर, मैंने जल्दी से कहा, इस वक्त बाहर ख़तरा है। फ़ौजी मुझे पहचान लेंगे। मैं रात के अंधेरे में निकलना चाहता हूँ। पादरी चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो इनके हाथ में एक पुराना थैला था। उन्होंने थैले में से मुझे पादरियों वाला लिबास निकाल कर दिया। मैंने फ़ौजी वर्दी उतार कर वो लिबास पहन ली।
उन्होंने पाँव में पहनने के लिए चमड़े की एक चप्पल भी दी। मैं पादरियों वाले चोगे में हूबहू पादरी बन गया था। जंजीर वाली लकड़ी की एक सलीब भी उन्होंने मेरे गले में पहना दी। मेरे सर पर पादरियों वाली बैठी हुई स्याह टोपी जमी हुई थी। दोपहर को पादरी ने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई। मैं सोना नहीं चाहता था, लेकिन रात भर का जागा हुआ था। पादरी पर मुझे भरोसा भी था। मैं कोठरी में जाकर सो गया और ऐसा सोया कि उठा के सूरज गुरूब हो चुका था। मैंने गुस्ल किया। पादरी की नौकरानी गिरजे के कोने वाले किचन में खाना तैयार कर रही थी। पादरी ने इसे कसदन मेरे सामने नहीं आने दिया था। मैंने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। पादरी ने मुझे 50 रुपए देते हुए कहा, इन पैसों की तुम्हें रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। मैंने पादरी के पाँव छू लिए। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया और बोले, बेटा मुझसे अगर कोई कोताही हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने इनका हाथ चूम लिया। उन्होंने मेरे सीने पर सलीब का निशान बनाया। फिर एक ऐसी बात कह दी कि मेरा जिस्म अपनी जगह पर एक बार तो जैसे सुन होकर रह गया। कहने लगे, मेरे बेटे, पाकिस्तान पहुंचने के बाद मेरा एक काम ज़रूर करना। वहाँ तुम्हें किसी भी मज़हब की कोई इबादतगाह नजर आए तो मेरी तरफ से इसकी ताज़ीम ज़रूर करना। मेरी रूह को खुशी होगी। मैं इनका मुंह तक रहा था और मेरे माथे पर जैसे नदामत के मोती चमकने लगे थे। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। उन्होंने दोनों हाथ मेरे कांधों पर रखे और शफकत से कहा, जाओ, तुम्हें खुदावंद के हवाले किए। मैं बेख्तियार झुका और इनके कदमों को छू लिया। उन्होंने मुझे उठाकर गले लगाया और मैं गिरजे के पिछले दरवाजे से निकलकर रात के बढ़ते हुए अंधेरे में गिरजे के पीछे वाले कुठल के दरख्तों की तरफ रवाना हो गया। मैं गिरजे के अहाते से निकलने लगा तो अचानक एक औरत सामने आ गई। इसने मुरहटा औरतों की तरह साड़ी बांध रखी थी। नाक में बड़ा सलूंग था और बालों को खींचकर पीछे जोड़ा बनाया गया था। मरहटी में बोली, तुम फादर के मेहमान थे ना, मेरा खाना पसंद आया। मैं पादरी के भेष में था। मुझे मजबूरन मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा करना पड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर मैंने पलट कर देखा तो मरहटा औरत वहीं गिरजे की दीवार के पास खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। ये पादरी की मरहटन नौकरानी थी। मुझे शक हुआ कि कहीं से फौज ने जासूसी के लिए न भेजा हो और वो अभी जाकर इन्हें मेरे बारे में बता देगी। दिल में ख्याल आया कि क्यों ना इस औरत को भी अगली दुनिया में पहुंचा दिया जाए, मगर वो पादरी की नौकरानी थी और ये बात मेरे ज़मीर ने गवारा न की कि मैं इनकी नौकरानी को हलाक करूं। मैंने यही बेहतर समझा कि मुझे वहाँ से मज़ीद तेज़ी के साथ निकल जाना चाहिए। इस वक्त रात का पहला पहर शुरू हो चुका था और दूर पीछे चांदपुर छावनी के क्वार्टरों और 2 मंजिला फौजी इमारत में रोशन बत्तियां नजर आ रही थी। मैंने लंबे लंबे डग भरने शुरू कर दिए। ये भी हो सकता था कि मेरा खदशा गलत हो और इस नौकरानी को मेरे बारे में कुछ भी इल्म न हो। बहरहाल मैं जितनी तेज चल सकता था चलता हुआ चांदपुर छावनी की बस्ती के नशीब को उबूर करके अंधेरे में दूसरी जानिब कच्चे रास्ते पर आ गया। मेरा पादरियों वाला निस्वारी रंग का लंबा चोगा मेरे टुखनों को छू रहा था। मैं बिल्कुल पादरी ही लगता था। इसके बावजूद मैं अभी तक खतरे में घिरा था। कच्ची सड़क दूर तक चली गई थी, जिसके आखिर में बड़ी सड़क के खंभों की रोशनियां झिलमिला रही थी। कुछ तजब्जुब और कुछ घबराहट में मैंने ये कच्चा रास्ता तय किया और सड़क पर आ गया। मैं इस सड़क को ये सड़क बोराला कस्बे को जाती थी, जो अमरेली जाने वाली छोटी सड़क के दोराहे पर थी। बोराला से मुझे लारी में सवार होकर ढांड के रेलवे स्टेशन तक और फिर वहां से रेलगाड़ी पकड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना होना था। ये बड़ा कठिन मरहला था। रास्ते में किसी वक्त भी किसी भी जगह पर मुझसे पूछगछ हो सकती थी। अगरचे रात का वक्त था और मैं पादरी के भेष में था, फिर भी इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की शिकारी निगाहों से बचकर निकल जाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन मुझे हर हालत में अहमदाबाद अपने एजेंट के पास पहुंचना था। मैं बड़ी सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा था कि पीछे से किसी गाड़ी की रोशनी मुझ पर पड़ी। मैं सड़क से उतरकर झाड़ियों की तरफ हो गया। गाड़ी मुझसे चंद कदम के फासले पर आगे जाकर रुक गई। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन यह देखकर किसी कदर तसल्ली हुई कि ये गाड़ी फौजी नहीं थी, बल्कि भारत में बनी हुई पुराने मॉडल की मर्सिडीज कार थी। कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से किसी मर्द की आवाज़ आई, फादर आपको कहाँ जाना है, तशरीफ लाई। ये शख्स मुझे पादरी समझकर लिफ्ट दे रहा था। मैं आहिस्ता कदमों से चलता हुआ गाड़ी के पास आया और झुककर बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने देखा कि गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी सवार था। ये खद्दर पोश भारी जिस्म का आदमी था। सर पर कांग्रेसी कैप रखी थी। वो सिगरेट पी रहा था। इसने कहा, फादर मैं ढांड जा रहा हूँ, आपको ढांड तक लिफ्ट दे सकता हूँ। मैं इसके साथ वाली सीट पर इसका शुक्रिया अदा करते हुए बैठ गया। कार आगे को चल पड़ी। इस खद्दर पोश ने मुझसे बातें शुरू कर दी। मैंने इसे बताया कि मैं चांदपुर अपने पादरी भाई से मिलने आया था, अब वापस ढांड जा रहा हूँ। खद्दर पोश ढांड कांग्रेसी कमेटी का सदर और वहाँ का जिम्मेदार था। आदमी बाइखलाक था। इसने थर्मस में से कॉफ़ी निकालकर कप में डाली और मुझे पेश की। मैं खामोशी से कॉफ़ी पीने लगा। मेरी आंखें गाड़ी के दाएं जानिब बाहर लगे शीशे को देख रही थी कि पीछे से कोई फौजी गाड़ी तो मेरे ताक़ुब में नहीं आ रही। पीछे से 2 एक ट्रक हमें ओवरटेक करते हुए गुजर गए। खद्दर पोश कांग्रेसी बोला, फादर मैं गाड़ी चलाते हुए कभी जोश में नहीं आता, जिसको गुजरना हो इसके लिए रास्ता छोड़ देता हूँ।
खामखा अपनी जान खतरे में डालने से क्या फ़ायदा। मैंने इसके इस जज्बे की तारीफ़ की, ताहम वो सड़क को जहाँ खाली पाता गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर देता। दूर से बोराला कस्बे की बत्तियाँ नजर आई। कस्बे के करीब पहुंचे तो मेरा दिल धक से रह गया। सड़क पर रुकावट खड़ी थी और 2 मिलिट्री पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता था, मैं गाड़ी से छलांग भी नहीं लगा सकता था। गाड़ी रुकावट के करीब पहुंच चुकी थी। खद्दर पोश कांग्रेसी कहने लगा, ये खामखा लोगों को तंग करते हैं। पीछे भी फौजियों ने मेरी गाड़ी को चेक किया था, भला ऐसा कौन सा तूफान आ गया है। इसने गाड़ी सड़क के किनारे एक तरफ खड़ी कर दी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दी। मैं इसके सिवा कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने हवास पूरी तरह मुजतमा कर लिए थे और मेरे चेहरे पर पादरियों जैसी शफकत भरी मुस्कुराहट तारी कर ली थी। 2 मिलिट्री पुलिस के जवान हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। उन्होंने खिड़की में से झांक कर मुझे देखा तो मैंने पादरियों की तरह हाथ उठाकर उन्हें दुआ दी। अब वो खद्दर पोश कांग्रेसी की तरफ मुतवज्जा हुए। उन्होंने लाइसेंस लेकर टॉर्च रोशनी में गौर से देखा, फिर इसे वापस करते हुए कहा, निकल चलो आगे। साथ ही एक फौजी ने सड़क पर रुकावट के पास खड़ी फौजी पुलिस के जवानों को इशारा किया। उन्होंने सड़क पर से रुकावट एक तरफ खिसका दी। हमारी गाड़ी आगे निकल गई। मैंने गहरा सांस भरकर खुदाबंद करीम का शुक्रिया अदा किया। ये बला टल गई। मेरा कांग्रेसी साथी इन फौजियों को बुरा भला कह रहा था, फिर बोला, फादर आज बात क्या है? मेरा ख्याल है ज़रूर दुश्मन का कोई जासूस इधर घुसा है, लेकिन जासूस को इधर आने की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो पहले ही मिट्टी का तेल नहीं मिलता। वो बातें किए जा रहा था, मैं हूँ हाँ में किसी वक्त जवाब दे देता। पादरी के लिबास ने मुझे बचा लिया था, नहीं तो मेरी बाकायदा चेकिंग होती। मुझसे पूछगछ भी की जा सकती थी, हो सकता है उन्हें मुझ पर शक पड़ जाता। बहरहाल खतरे का एक मुहाज पीछे रह गया था। अब मैं आगे की सोच रहा था, क्योंकि अभी मुझे कई मोर्चों के सामने से गुजरने का खतरा मोल लेना था। कस्बा बोराला पीछे रह गया था। रात के 11 बज रहे थे जब हम ढांड पहुंचे। मेरा मेज़बान बोला, फादर आप इतनी रात गए कहाँ जाएंगे? मेरे साथ मेरी हवेली में चलिए, रात वहीं आराम करें। मैंने इसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मेरे बच्चे, ढांड में मेरी बड़ी बहन का घर है। मैं अपनी बहन के घर पर ही ठहरा हुआ हूँ। तुम्हारी मेज़बानी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदाबंद तुम्हें अपनी पनाह में रखे। मैंने सलीब का निशान बनाकर इसे दुआ दी और कस्बे की एक अंधेरी गली में दाखिल हो गया। ये गली मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। एक मकान की ओट में छुपकर मैंने पीछे देखा। मेरे खद्दर पोश मेज़बान की गाड़ी कस्बे की दूसरी जानिब चली गई थी। जब वो मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मैं अंधेरी गली में से निकलकर खामोशी से रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। इस इलाके से मैं कई बार गुजरा था। अब मुझे सारे रास्ते जुबानी याद हो गए थे। मैं अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर सकता था। रेलवे स्टेशन वीरान वीरान था। बरामदे में कुछ मुसाफिर बैठे ऊँग रहे थे, कुछ खराटे ले रहे थे। बुकिंग ऑफिस बंद था। गेट पर भी कोई टिकट बाबू नहीं था। मुझे याद नहीं रहा था कि अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी अमरावती से किस वक्त यहाँ पहुँच। एक मुसाफिर से पूछा तो मालूम हुआ कि अहमदाबाद वाली पैसेंजर ट्रेन रात के 12:15 बजे आएगी। खुशकिस्मती से काफ़ी वक्त गुजर चुका था और ट्रेन के आने में अगर वो सही टाइम पर आ गई तो सिर्फ पौन घंटा बाकी था। मैं एक बेंच के कोने में जाकर बैठ गया और यूं दोनों हाथ जोड़कर होंठों के साथ लगा लिया, जैसे इबादत कर रहा हूँ। मेरी आंखें बड़ी होशियारी से चारों तरफ का जायजा ले रही थी। अड्डे पर सिर्फ एक टांगा खड़ा था, रक्षा वगैरह कोई न था। पीपल के दरख्त के पास जो चाय की दुकान थी, दूर एक गाहक टूटी फूटी कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे और तेज तेज बातें कर रहे थे। मेरे पास घड़ी नहीं थी। अंदाजे से मैं कुछ देर बाद उठा और स्टेशन के बरामदे में आकर घड़ी देखी। अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी था। मैं बेंच पर आकर बैठ गया। बड़े तजब्जुब और हिजान के साथ वक्त गुजर रहा था। कमबख्त ट्रेन आज फिर लेट थी। रात 1:45 बजे इसके इंजन की आवाज़ दूर से सुनाई दी तो मेरी जान में जान है। मैं एक डब्बे में सवार होकर लैट्रीन के साथ वाली सीट पर बैठ गया कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो लैट्रीन में घुस जाऊंगा। टिकट मैंने पहले ही खरीद कर जेब में रख लिया। खुदा खुदा करके इंजन ने सीटी दी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर घुसने लगी। इस ट्रेन को मुंह अंधेरे अहमदाबाद पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन कमबख्त रास्ते में फिर लेट हो गई। एक वीरान स्टेशन पर ऐसी रुकी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शायद आगे रेलवे लाइन की मरम्मत हो रही थी और ड्यूटी पर मौजूद गैंगमैन सो रहा था। स्टेशन से एक आदमी इस तरफ भागा, वहां जाकर गैंगमैन को जगाया। इसने सब्ज बत्ती का इशारा दिया तो ट्रेन जूं की चाल रेंगने लगी। जिस वक्त अहमदाबाद आया तो सुबह हो चुकी थी। ये बात मेरे हक में सूदमंद नहीं थी। अहमदाबाद बहुत बड़ा स्टेशन था। यहाँ अगर मेरे छुपने के इम्कानात भी थे तो पहचाने जाने का एहतमाल भी था, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर सिविलियन पुलिस के साथ साथ मिलिट्री पुलिस के जवान भी गेट के पास खड़े घूर घूर कर मुसाफिरों को तक रहे थे। दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मुझे लामुहाला 3rd क्लास वाले गेट में से ही गुजरना था। अब ख्याल आया कि मुझे 2nd क्लास के टिकट लेना चाहिए। मैं रश के बीच में घुस गया और मुसाफिरों के रेले के साथ खुद ब खुद गेट की तरफ बढ़ने लगा।
जब मैंने महसूस किया कि मैं मिलिट्री पुलिस के जवानों की तेज़ निगाहों के जद में हूँ तो मैंने अपने चेहरे पर बड़ी आजिज़ाना सी मुस्कुराहट तारी की और एक नेक दिल पादरी की तरह दायां हाथ ऊपर उठाकर मुसाफिरों को सब्र की तलकीन करने लगा। जब मैं गेट से निकलकर स्टेशन की लॉबी में आया तो मिलिट्री पुलिस का एक फौजी मेरी जानिब आकर बोला, फादर आपको सर्जेंट बुला रहा है। मेरे पाँव तले एक बार तो ज़मीन जैसे खिसक गई। मुझे अपनी हमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने अहमदाबाद स्टेशन पर आने का ख़तरा क्यों मोल लिया। मुझे हस्बे साबिक एक स्टेशन पीछे उतर जाना चाहिए था। मैंने मुस्कुराकर फौजी जवान की तरफ देखा और इस बात में सर वो मुझे लेकर दर्जा अव्वल के गेट पर गया। यहाँ एक तेज चमकीली आंखों वाला नौजवान मरहटा कैप्टन लोहे की कुर्सी पर बैठा था। मेरी ताज़ीम में वो उठ खड़ा हुआ और बड़े अदब से अंग्रेज़ी में बोला, फादर आप कहाँ से आ रहे हैं। मैंने जानबूझकर अंग्रेज़ी बोलने से इस्तजाज किया और मरहटी में कहा, मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं जानता बेटे, क्या तुम मरहटी जानते हो। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला, वो मरहटा ही था। अगर आपको कभी इन इलाकों में जाने का इत्तफाक हुआ हो तो आप मेरी इस बात की तायद करेंगे कि जर्द रंगत वाला बीमार गुजराती लोगों के दरमियान तांबे जैसी रंगत वाले मरहटे साफ तौर पर पहचाने जा सकते हैं। मरहटा औरतों के जिस्म भी गुजराती औरतों के मुकाबले में ज़्यादा तनोमंद और घुटे हुए होते हैं। वैसे भी मरहटा औरतों की साड़ी बांधने का अंदाज गुजरात काठियावाड़ की औरतों के साड़ी बांधने से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है। मैंने इस मरहटा फौजी को बड़े पुरसुकून लहजे में बताया कि मैं अमरेली से आ रहा हूँ, वहाँ मेरा छोटा भाई गिरजे का पादरी है, इससे मिलने गया था। इसने घूर कर मेरी तरफ देखा। मुझे खदशा हुआ कि कहीं इस बदबख्त को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। बज़ाहिर मुझ पर शक करने की कोई वजह नज़र नहीं आती थी, लेकिन फ़ौरन ही मुझे वो वजह नज़र आ गई। कैप्टन ने मेरी तरफ बदस्तूर घूरते हुए कहा, लेकिन फादर आप तो ढांड रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए थे ना। मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। ऊपर से पुरसुकून रहा, कम वक्त के आदमी ढांड तक फैले हुए थे। मैंने कहा, ढांड तक मुझे एक शरीफ कांग्रेसी लीडर ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। शायद इस नौजवान कैप्टन ने मेरे दिल के अंदर छुपी हुई घबराहट को भांप लिया था। कहने लगा, फादर कुर्सी पर तशरीफ़ रखिए। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा, शुक्रिया मेरे बेटे, लेकिन मुझे जल्दी अपने चर्च पहुंचना है। मरहटे कैप्टन ने आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया और बोला, फादर आप कौन से चर्च के पादरी हैं। अहमदाबाद शहर के सिर्फ एक ही चौक में मैंने गिरजाघर की इमारत 2-3 बार देखी थी। इस चौक का नाम भी मुझे याद था। मैंने यूं ही इस चौक वाले गिरजे का नाम ले दिया। मरहटा कैप्टन बोला, फादर माफ़ कीजिएगा, मगर हमें आपके साथ इस चर्च में जाकर पता करना होगा कि आप वहाँ कब से सर्विस कर रहे हैं। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना। अब मैंने पूछ ही लिया कि आखिर ये तफ्तीश किस सिलसिले में की जा रही है। मरहटी कैप्टन ने कहा, सॉरी फादर, ये बात हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप हमारी जीप में बैठकर हमारे साथ चर्च जाएंगे, तशरीफ़ लाइए। मैं भला कैसे इनकार कर सकता था। इस बात में सर झुका दिया। फौजी जीप स्टेशन के बाहर एक तरफ खड़ी थी। मुझे मिलिट्री पुलिस के 2 तनोमंद जवानों ने अपने घेरे में ले लिया था। मरहटा कैप्टन आगे आगे चल रहा था। जीप के ड्राइवर ने उतर कर सैल्यूट किया। मरहटा कैप्टन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे अपने साथ वाली सीट पर बैठने का इशारा। दूसरे फौजी जीप के पीछे बैठ गए। जब जीप चली तो मैंने इतना दबी आवाज़ में ज़रूर कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक इससे पहले शायद कभी रवा नहीं रखा गया। इस पर मरहटे कैप्टन ने बड़े अदब से माजरत चाहिए और कहा, मगर फादर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इस वक्त हम ऐसा करने पर मजबूर हैं। सॉरी फादर, हमें अपनी तफ्तीश पूरी करनी होगी। इसकी नेशनल सिक्योरिटी को जो मामला दरपेश था वो खुद मैं ही था, लेकिन इस वक्त मैं जिस मुश्किल में आहिस्ता आहिस्ता फंसता चला जा रहा था इससे भी बखूबी वाकिफ़ था। ये बिल्कुल ऐसी बात थी जैसे मेरे सामने बहुत बड़ी खूनख्वार वेल मछली का पहाड़ जैसा मुंह खुला था और हालात के बिखरे समुंदर की लहरें मुझे धीरे धीरे इसकी तरफ धकेले लिए जा रही थी। एक बार मैं इस खौफनाक वेल मछली के मुंह में चला गया था, फिर वहाँ से निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। फौजी जीप किसी फौजी दफ्तर की तरफ चली जा रही थी। अहमदाबाद के बाज़ारों में दुकानें अभी अभी खुली थी। चाय की दुकानों पर लोग नाश्ता कर रहे थे। एक दुकान पर रेडियो खुला था जिसमें से किसी औरत के गुजराती भजन गाने की आवाज़ रही थी। मैं अगर छलांग लगा देता तो मेरा मुकद्दर शीशे की गोलियां थी। जीप को ब्रेक लगती तो मुझ पर गोलियों की बौछार पड़ती। जीप शहर के गुंजान बाजार से निकलकर एक कुशादा सड़क पर आ गई। फुटपाथ पर दरख्तों के साए थे। लोग साइकिलों और रिक्शाओं में बैठे अपने अपने काम पर जा रहे थे। एक बुलंद इमारत के फ्लैट की खिड़की में से एक औरत हाथ बाहर निकालकर चादर को झाड़ रही थी। न जाने क्यों इसकी खुशकिस्मती और आज़ादी पर मुझे रश्क आने लगा। जीप सड़क का मोड़ घूम गई। मेरा जहन तेज़ी से काम करने लगा था। इस किस्म की सूरत हाल से मैं पहले भी 2-4 हो चुका था। हर बार मैंने गाड़ी में से छलांग ही लगाई थी। इस बार भी मैं इसी लाइन पर सोच रहा था कि चौंक सा पड़ा। गाड़ी जिस चौंक में पहुंच चुकी थी मैंने इसे पहचान लिया। वो गिरजा इसी चौंक में था जहां मुझे ले जाया जा रहा था और जिसके मुतालिक मैंने झूठ बोला था कि मैं वहां पादरी की हैसियत से मुतय्यन हूँ। अब मेरे पास छलांग लगाने का भी वक्त नहीं था।
क्योंकि मेरे सोचते सोचते जीप चर्च के अहाते में जाकर रुक गई। जीप के रुकते ही चारों फौजी जवान बाहर कूद पड़े। उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। इनके पास चेन गन्ने नहीं थे, मगर इनके हाथ अपनी पेटियों पर थे जिनमें पिस्तौल लटक रहे थे। एक कप्तान चर्च की मेहराबी दरवाजे की तरफ बढ़ा जो बंद था। इसने घंटी का बटन दबा दिया। थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक सफ़ेद बालों वाले पादरी दरवाज़ा खोलकर नमूदार हुई। फौजियों को देखकर कुछ ताज्जुब का इजहार किया, फिर मेरी तरफ देखा। मरहटा कैप्टन इनको मेरे पास ले आया और मेरी जानिब इशारा करके बोला, फादर, इन पादरी साहब को आप जानते, ये कहते हैं कि ये इस चर्च के पादरी हैं। मैं खाली नज़रों से सफ़ेद बालों वाले पादरी की तरफ देख रहा था। इनका रंग गहरा सांवला था और वो एंग्लो इंडियन लगते थे। उन्होंने आंखों पर हाथ का छब्बा बनाते हुए मेरी तरफ गौर से देखा और बेख्तियार पुकार उठे, अरे फादर एडवर्ड, गुड मॉर्निंग। मैं तो आप ही की राह देख रहा था, मगर ये क्या, आप तो फौज लेकर यहाँ आए हैं। फिर मरहटा कैप्टन की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे, कैप्टन साहब, आप फादर एडवर्ड को नहीं जानते? ये हमारे इस चर्च के लॉर्ड पादरी हैं। मैं गोवा से यहाँ इन्हें मिलने आया तो पता चला कि ये बाहर गए हुए हैं। मैं तो हालात की इस काया पलट और इस दूसरे पादरी के अजीम किरदार पर दंग होकर रह गया। ख्वाह उन्होंने अपने एक दीनी भाई को ही किसी मुश्किल से बचाने के लिए ये अदाकारी की थी, लेकिन मैं इसके अजीमुशान एहसान को आज भी याद करता हूँ तो मेरा सर अदब से इनके ख्याली तस्वुर के सामने झुक जाता है। मरहटा कैप्टन बहुत हद तक मुतमईन हो गया था, लेकिन इसके चेहरे पर शक व शुबे की एक हल्की सी लकीर अब भी मैं वाज़े तौर पर दिख रहा था। मैं आगे बढ़कर इन पादरी साहब से बगलगीर हो गया और यूं ही गर्मजोशी और तपाक से बातें करने लगा। पादरी साहब ने मेरे बाजू में अपना बाजू डाल रखा था और कैप्टन से कह रहे थे, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप हमारे फादर एडवर्ड को खुद यहाँ क्यों लाए? मरहटा कैप्टन पहली बार ज़रा सा मुस्कुराकर बोला, सॉरी फादर। इसने वापस पलटकर अपने जवानों को जीप में बैठने का इशारा किया। सारे फौजी जीप में सवार हो गए और जीप गिरजाघर के गेट से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।